सुरेश पुलिस इंस्पेक्टर था। रात में वह जेल से किसी न किसी महिला को बाहर निकालकर अपने घर ले आता और उससे अपनी बूढ़ी माँ के पैरों की मालिश कराता, ताकि उसकी माँ को लगे कि उसका बेटा बहुत अच्छा है और उसका मन भी उसके ऊपर आए। वो अपनी कामों की इच्छाओं को भी पूरा करता और सुबह होते ही उस महिला को वापस जेल में बंद कर देता। सुरेश की माँ कहती थी, तुम शादी कर लो, ये गलत है। एक दिन वो एक महिला को अपने घर ले आया और कहा, मेरी माँ के पैरों की मालिश करो, और वह खुद सोने चला गया। आधी रात को अपनी कामों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जब वो उठा, तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, क्योंकि वह महिला एक लड़की ने पहले ही जेल में बैठी कई महिलाओं के साथ हाथ उठाया था। तब सुरेश ने कहा, जा और उसे लेकर आ। कांस्टेबल के साथ एक लड़की सुरेश के केबिन में आई। वो लगभग 20-22 साल की थी और उसकी आंखों में इतना गुस्सा और बदले की आग थी कि वह सुरेश की ओर गुस्से से देख रही थी। सुरेश ने लेडी कांस्टेबल को बाहर जाने के लिए कहा। उसने केबिन का दरवाजा बंद किया। सुरेश उठकर खड़ा हुआ, हाथ में डंडा लिया और कहा, तुम सभी को क्यों परेशान कर रही हो? तुम तो किसी के अपराध में फंसी हुई हो। कुछ ही हफ्तों में तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जाएगी। इस समय तुम्हें भगवान का भजन और कीर्तन करना चाहिए, लेकिन तुम जेल में बैठी अन्य महिलाओं की नाक में दम कर रही हो। सच में तुम्हें क्या समस्या है? उस लड़की ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। सुरेश ने फिर कहा, अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ऐसा मत समझो कि रिमांड सिर्फ पुरुषों के साथ होता है। हम स्त्रियों के साथ भी रिमांड करते हैं, और जिस तरह हम रिमांड करते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। सुरेश ने उसे डराने धमकाने की कोशिश की। उस लड़की की आंखों में किसी भी तरह का डर नहीं था, वे पूरी तरह निर्भय थीं। सुरेश ने कहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम अभी भी उन महिलाओं को मारोगी? तभी वह चिल्लाई, हाँ हाँ, मैं उन्हें मारूंगी, जिंदा जिंदा मार डालूंगी सबको। मुझे फांसी मिलेगी ही न, तो मारने से पहले जो भी मेरे हाथ लगेगा, उसे मैं मार डालूंगी। सुरेश उसे देखकर चौंक गया। फिर उसने लेडी कांस्टेबल को बुलाकर कहा, उसे जेल में बंद कर दो। उसने कहा, आज रात जब मैं घर जाऊंगा तो उसे मेरे साथ लेकर जाऊंगा, वहां उसका दिमाग मैं एक ही रात में ठीक कर दूंगा। और वैसा ही हुआ। सुरेश जब घर लौटने के लिए निकला तो उसने उस लड़की को हथकड़ी पहनाकर साथ लिया। उसने गाड़ी घर के बाहर रोकी और फिर उस लड़की को घर के अंदर लाया। उसकी माँ उस समय हाय हाय कह रही थी। फिर उसने उस लड़की से कहा, तुम पहले रसोई के सामने जाओ और खाना बना लो, मैं अपनी माँ के पास ही बैठूंगा। थोड़ी भी शरारत की तो मैं तुम्हें जिंदा मार डालूंगा। वो लड़की रसोई में गई और खाना बनाने लगी। तब तक सुरेश अपनी माँ के पास बैठा रहा। उसकी माँ उसे बहुत गुस्से से देख रही थी और बोली, तुम फिर कोई लड़की उठा लाए हो क्या? तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? सुरेश ने कहा, पुलिस ने हमारी लाज बचाई नहीं, मजबूरी ने हमें लाज बेचने पर मजबूर किया है, इसलिए लाज छोड़ देना ही ठीक है। अब ये बात छोड़ो और बता, क्या कामवाली आंटी ने तुम्हें दोपहर का खाना दिया था? सुरेश की माँ ने कहा, हाँ दिया था, बस इन पैरों के दर्द ने मेरी जिंदगी को नरक बना रखा है। देखो, ये लड़की आधे घंटे में सब कुछ तैयार कर लाई थी। सुरेश ने खुद भी खाना खाया, माँ को भी खिलाया और उस लड़की का भी खाना करवा दिया। फिर उसने उस लड़की की हथकड़ी के दूसरे छोर को पकड़कर उसे अपनी माँ के बिस्तर से बांध दिया और कहा, यहाँ आकर मेरी माँ के पांव दबाओ। तब तक उसकी माँ गहरी नींद में चली गई थी। वो लड़की सुरेश की माँ के पांव दबाने लगी। सुरेश निकल गया और अपने कमरे के बिस्तर पर सो गया। आधी रात के बाद उसकी आंख खुली। उसे पता था कि अब उसकी माँ बहुत गहरी नींद में होगी। जब वह बाहर गया तो देखा कि लड़की उसकी माँ के बिस्तर पर बैठी हुई थी और झटके ले रही थी। शायद उसे बहुत नींद आ रही थी, फिर भी वह उसकी माँ के पांव दबाती ही जा रही थी। जब सुरेश ने उसकी हथकड़ी खोली तो कहा, चल ठीक है, अब बाकी रात मुझे खुश कर दे, मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आज से तू उन औरतों को तकलीफ नहीं देगी। लड़की ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और बोली, मैं तेरे कमरे में नहीं आऊंगी। सुरेश बोला, कैसे नहीं आओगी? तेरा दम भी तो उतारना है न, आधी रात का समय काफी है। आधी रात तू एक पुलिस वाले के साथ गुजारेगी, सुबह तक तेरा सारा घमंड उतर जाएगा। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं। फिर वह उसे खींचकर अपने कमरे की ओर ले जाने लगा। कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद उसने लड़की को पलंग पर धकेला और उससे पहले अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए उसके साथ गलत करने की कोशिश करने लगा।
जो कुछ उस लड़की ने किया, उसने सुरेश की पूरी सच्चाई उजागर कर दी, क्योंकि सुरेश एक भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर था और शायद उसे शर्म भी आई होगी। उसकी मां ने उसे कई बार कहा था कि सच्चाई से अपनी ड्यूटी निभाओ, पर वो कहता था कि ईमानदारी से कुछ भी नहीं मिलता, ईमानदारी से सिर्फ गोली मिलती है। पुलिस का जो हाल है, उसकी छाती फाड़ देता है। मैंने भी ईमानदारी से काम शुरू किया था, लेकिन जब जब मैं किसी अपराधी को पकड़ता, मेरे अफसर कहते ऊपर से कॉल आया है, उसे छोड़ दो। हम अपने प्राणों की परवाह किए बिना काम करते हैं, मौत से जूझते हैं। बहुत ईमानदारी से मैंने काम किया, कई दिन, कभी कभी तो महीने बीत जाते एक ही अपराधी को पकड़ने में। और जब मैं उसे जेल में डालकर सोचता कि अब शायद मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, तभी ऊपर से फोन आता, अपराधी को छोड़ दो। ऐसी ईमानदारी और इस तरह की कड़ी मेहनत का क्या फायदा? हमें तनख्वाह के अलावा एक पैसा भी नहीं दिया जाता। घर चलाना मुश्किल हो गया है। इसलिए अच्छा यही है कि मैं शर्म भी छोड़ दूं और अपराधियों को पकड़ने की बजाय आराम से बैठा रहूं। उसकी मां कहती थी, जो कुछ भी हो, तू अपने काम में ईमानदार ही रहेगा। मैंने कभी तुझसे यह नहीं कहा कि मुझे ऐशो आराम चाहिए। सुरेश ने कहा, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। शायद तुम्हें सुविधाओं की जरूरत न हो, पर मुझे है। जब भी वह सुबह बाजार जाता, तो सब्जी वाले की ठेली पर जाकर कहता, सब्जी रख दो। फिर न तो वह सब्जी वाले को पैसे देता और न ही पैसे मांगता, क्योंकि सब्जी वाला जानता था कि सुरेश उसे एक पैसा भी नहीं देगा। वो राशन वाले से मुफ्त राशन, फल वाले से मुफ्त फल ले आता और माँ को दे देता। कामवाली आंटी जब काम करने आती तो वे पैसे मांगने की हिम्मत नहीं करती, उन्हें पता था कि उनसे यही मिलने वाला है और अगर उन्होंने काम छोड़ दिया तो उन्हें डांट पाएंगी। सामान्य गुंडे अपनी शिकायतें पुलिस के पास ले आते हैं, पर जब पुलिस वाले ही गुंडागर्दी करते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए सारे इंस्पेक्टर सुरेश से ही डरते थे। वह जानबूझकर मोटरसाइकिल पर बैठे लोगों को रोकता और उनके लाइसेंस मांगता भी था। जिनके पास कागजात नहीं होते, उनसे वह हमेशा 1500 रुपये वसूल करता था, और जिनके पास कागजात होते, उनके साथ उलट पुलट नियम बनाकर 200, 300 या 500 रुपये जितना हाथ लगे, ले लेता था। उसका पगार अब 30,000 रुपये था, लेकिन वह 50,000 से अधिक अतिरिक्त कमाता था। इसके अलावा उसकी ड्यूटी लेडीज जेल में होती थी, जहां अपराधियों की 83 प्रकार से पूछताछ की जाती थी। सुरेश उन महिलाओं से अक्सर एकांत कमरे में ही पूछताछ करता और इसी तरह का व्यवहार करता था, जैसा अक्सर पुलिस अधिकारी अपने घरों में भी करते हैं। वह महिलाओं के लिए खाना बनवाता, खुद भी खाना खाता और रात में उनके साथ अपनी इच्छाओं को पूरा करता। सुबह उसे वापस पुलिस स्टेशन ले जाकर जेल में बंद कर देता। सुरेश की मां को उसके इस तरह के गलत व्यवहार की जानकारी थी। वह बार बार कहती, ऐसा काम छोड़ दो, नहीं तो एक दिन तुम्हें ही सफाई करनी पड़ेगी। पर सुरेश को मां की बातें समझ नहीं आती थीं। वह बार बार कहता, मां, समय के साथ चलना पड़ता है और आज का समय ऐसा ही है। उसकी यह बात थी कि अब वह समय नहीं रहा जब ईमानदारी के लिए मेडल मिलता था और पगार बढ़ता था। अब मेहनत और ईमानदारी की कोई कीमत नहीं रही, कोई मेडल नहीं देता। सीमा पर सैनिक रोज मरते हैं और उनके परिवार वालों को केवल सांत्वना मिलती है, किसी को कुछ नहीं मिलता। सुरेश ये सब देख चुका था। एक बार एक लड़की को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। सुरेश को पता था कि वह लड़की निर्दोष है, क्योंकि वह बहुत रो रही थी और बार बार कह रही थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। वह लड़का एक अमीर वकील का बेटा था, जिसने उसके साथ गलत व्यवहार किया था। जब उस लड़की ने उसके खिलाफ शिकायत की, तो उसे वेश्या साबित कर जेल में बंद कर दिया गया। लड़की बहुत सुंदर थी और बहुत रो रही थी। वो बस यही कहती रही, मैं तो न्याय मांगने आई थी और मुझे ही अपराधी साबित करके जेल में डाल दिया गया। यह क्या अंधा कानून है? सुरेश को बताया गया था कि इस लड़की का रिमांड तुम अपनी तरह से लो, लेकिन किसी भी हालात में उसे ऐसा मानने के लिए मत कहो कि उसने खुद कहा कि उसने वकील के बेटे पर झूठा आरोप लगाया। असल में वकील के बेटे ने उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया था। इस काम के लिए सुरेश को अतिरिक्त पैसे भी मिल रहे थे। सुरेश उस लड़की को रात में अपने घर ले गया। सबसे पहले उसने कहा, मेरी माँ के पांव दबाओ। ये लड़की बहुत ही विनम्र और निर्दोष थी। वह बार बार सुरेश से यही कहती रही, इंस्पेक्टर साहेब, मैं निर्दोष हूँ। भगवान के लिए मुझे न्याय दीजिए और उस वकील को सजा दिलाए। लेकिन सुरेश वही किया जो उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा था। उसने उसकी हथकड़ी अपनी माँ के बिस्तर के पांव के पास बांध दी और वह लड़की सुरेश की माँ के पांव दबाती रही।
आधी रात के बाद सुरेश उठा और उस लड़की को खींचते हुए अपने कमरे में ले गया। वो लड़की बहुत डर गई थी। उसने कहा, आप क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? आप यूनिफॉर्म पहनकर लोगों को न्याय देने की बजाय उन पर अत्याचार कर रहे हैं। पहले उस वकील के बेटे ने मुझ पर अत्याचार किया, पूरे कॉलेज के सामने उसने मुझसे बुरा व्यवहार किया। मैंने सिर्फ उसे धमकी दी थी कि मैं उसकी शिकायत प्रिंसिपल के पास कर दूंगी। इसके बदले उसने मेरे साथ ऐसा किया कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैं पुलिस स्टेशन जाकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने गई, लेकिन पुलिस ने साफ इनकार कर दिया। जब मैंने कहा कि मैं किसी भी हालत में शिकायत दर्ज करवाऊंगी, तो उल्टे मुझे ही परेशान किया गया और जेल में बंद कर दिया गया। और अब आप भी मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, भगवान के लिए ऐसे अत्याचार मत करो। जब भगवान की लाठी तुम पर गिरेगी ना, तब तुम्हारी चीखें पूरे संसार में गूंजेंगी। उस लड़की की बात सुनकर सुरेश हंसने लगा और मन ही मन बोला, भगवान की लाठी जब गिरेगी तब देख लूंगा, अभी तो मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे अफसरों ने कहा है। उस लड़की की चीखें पूरी रात गूंजती रहीं, लेकिन सुरेश के दिल में दया नहीं आई। कई बार उसकी माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, तू क्या कर रहा है? किसी लड़की के साथ ऐसा बुरा क्यों कर रहा है? भगवान के लिए ऐसे बुरे काम मत कर। जब उस लड़की को वापस जेल में डाल दिया गया, तो उसने खुद को ही खत्म कर लिया। ये देखकर सुरेश के चेहरे का रंग उड़ गया। सुरेश के चेहरे की हालत देखकर बहुत से लोग हैरान रह गए कि उस लड़की ने अपने ही हाथों अपनी जान ले ली। कुछ दिनों तक सुरेश को बहुत दुख और तकलीफ हुई। बार बार उस लड़की का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता था, पर धीरे धीरे ये सब कुछ उसके मन से निकलता गया। वो कई औरतों को अपने घर लाता था। पहले वह अपनी माँ की सेवा करवा लेता और उसके बाद उन्हें अपने कमरे में ले जाता। उसकी माँ बार बार मना करती, इतनी ज़रूरत है तो फिर तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? सुरेश कहता, अगर मैं शादी कर लूँगा तो मैं जो कुछ दूसरी लड़कियों के साथ कर रहा हूँ, उसका नतीजा मेरी पत्नी को भुगतना पड़ेगा। और अगर भगवान ने मुझे बेटा नहीं बल्कि बेटी दिया, तो शायद मेरे बुरे कर्मों की सजा उसे ही भोगनी पड़ेगी। इसलिए अच्छा यही है कि मैं शादी नहीं करूं। मेरी सारी ज़रूरतें ये अपराधी महिलाएं ही पूरी कर देती हैं, मुझे शादी की कोई ज़रूरत नहीं। सुरेश को लगता था कि उनके किए गए पापों की सजा सिर्फ उसकी पत्नी और उसकी संतान को भुगतनी पड़ेगी। अगर वह शादी नहीं करेगा तो वह जैसा चाहे वैसा कर सकेगा और किसी से जवाबदेही नहीं देनी पड़ेगी। पर शायद ये सोच उसके विचार में एक बड़ी गलतफहमी थी। इस बार जब वो लड़की को लेकर आया था और उसे कमरे में लाया गया, तो जैसे ही सुरेश ने उसे पलंग पर धकेला, उस लड़की ने अचानक कहीं से एक छुरी निकाल ली जो बेहद धारदार थी। ये देखकर सुरेश के होश उड़ गए। इतनी धारदार छुरी तुम्हारे पास कैसे आई, कहाँ से लाए? उसने पूछना चाहा, पर लड़की ने कहा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे अपने घर पर ही ले आया, मैं तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगी जैसा उस वकील के बेटे के साथ किया था। वो लड़की उस वकील के बेटे के किसी अपराध के सिलसिले में हिरासत में थी और उस पर फांसी की सजा होनी थी। सुरेश अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने कहा, क्या तुम्हें पता है कि पुलिस अधिकारी को मारने करने की सजा क्या है? लड़की ने जवाब दिया, मुझे तो पहले ही फांसी मिलने वाली थी, उससे बड़ी और क्या सजा मुझे मिल सकती है? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं उसी लड़की की बहन हूँ जिसके साथ उस वकील के बेटे ने पहले अत्याचार किया था और फिर तुमने उस वकील के बेटे को जिंदा मार दिया था। अब तुम्हारी बारी आई है। सुरेश हंस पड़ा। उसे लगा, ये तो एक सामान्य लड़की है, मुझसे क्या बिगड़ सकता है? उसने कहा, तुम पहले खुद को देखो, फिर मुझे देखो। ऐसा लगता है कि तुम्हें एक पुलिस वाले की ताकत का अंदाजा नहीं है। लड़की ने कहा, अरे, तुम्हें मेरी ताकत का भी अंदाजा नहीं है। जैसे ही सुरेश उसके पास झपटा, वह लड़की तुरंत पीछे हट गई। सुरेश ने उसका कलाई पकड़ा और इतनी जोर से पकड़ा कि शायद वह छुरी छोड़ दे, लेकिन लड़की ने उसके पेट में लात मारी, जिससे उसे उसका हाथ छोड़ना पड़ा। उससे पहले ही लड़की बाहर निकल गई, दरवाज़ा बंद किया और बाहर से ताला लगा लिया। वह शायद लड़ने के लिए तैयार थी, क्योंकि वह अपने आप की रक्षा कर सकती थी। ये देखकर सुरेश का पहला बार होश उड़ गया। उसे डर लगने लगा कि शायद ये लड़की उसे मार डाले, क्योंकि वह उसी लड़की की बहन थी जिसने जेल में अपना जीवन समाप्त कर लिया था और जो वकील के बेटे को मौत के घाट उतार सकती थी। वह पुलिस को भी नहीं छोड़ने वाली थी। उन्होंने उस लड़की के साथ अत्याचार किया था और अपराधी को भी संरक्षण दिया था।
लेकिन उसे यह पता नहीं था कि न्याय के लिए उसकी छोटी बहन आएगी और वह पूरी तैयारी के साथ थी। अगले दिन छुट्टी भी थी। सुरेश ने तय किया था कि जैसे ही वह लड़की सोएगी वह उसे रस्सी से बांधेगा और फिर उसे अपने हिसाब से नियंत्रित करेगा। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वह लड़की दरवाजे के पीछे ही छिपी हुई थी। उसने सुरेश के सिर पर बहुत जोर से कोई भारी वस्तु मारी, जिससे वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। सुरेश को जमीन पर पटक दिया गया और उसके कपड़ों को अलमारी से निकालकर फाड़कर रस्सी की तरह बनाया गया। उसके हाथ पांव इतनी मजबूती से बांधे गए कि वो खुद नहीं छूट सकता था। इसके बाद उसने उसके साथ ऐसा किया कि वह न तो जिंदा था और न ही मरा हुआ। जिस मर्दानगी पर सुरेश को हमेशा गर्व था वह पूरी तरह खत्म हो गई। उस लड़की ने उसकी वह मर्दानगी पूरी तरह नष्ट कर दी थी और यह सब करने के बाद भी वह चली गई। रीना एक मेडिकल की छात्रा थी और उसकी बड़ी बहन कॉलेज में बिजनेस पढ़ रही थी। जब उसकी बड़ी बहन के साथ वकील के बेटे ने गलत व्यवहार किया तो उसके परिवार वालों ने उसे बहुत समझाया कि तुम उसके खिलाफ केस मत करो, तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन रीना की बड़ी बहन फिर भी पुलिस स्टेशन गई, अपने लिए न्याय का रास्ता खोलने के लिए। इसके बदले जो उसके साथ हुआ वह बहुत दुखद था। अपनी बहन की मौत की खबर सुनकर उसके माता पिता हार्ट अटैक से मर गए और रीना अकेली रह गई। उसका एक ही लक्ष्य था, अपनी बहन का बदला लेना। इसलिए उसने पहले वकील के बेटे को अपने प्रेम के जाल में फंसाया। रीना ऐसी लड़की नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने उस वकील के बेटे को अपने प्रेम के जाल में फंसाने के लिए डांस क्लब में जाकर उसके साथ बातचीत की। उसने आधे अधूरे कपड़े पहने ताकि वो उसके प्यार में पागल हो जाए, और सच में ऐसा ही हुआ। वकील का बेटा चाहता था कि वह रीना के साथ एकांत में समय बिताए, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिलता था। फिर एक दिन रीना ने उसे एक होटल के कमरे में बुलाया। जैसे ही उसने उसे अपने पास खींचने की कोशिश की, रीना ने कोई योजना बनाई और उसके जूस में नींद की गोली मिला दी। वो उसे पीने के बाद बेहोश हो गया। रीना ने उसे बिस्तर पर बांध दिया और उसके साथ वही सब किया जो उसने तय किया था। लेकिन इन सब कारणों से वकील का बेटा मर गया। सुरेश के घर से बाहर निकलने के बाद रीना ने खुद को पुलिस के अधीन कर दिया, क्योंकि जो बदला उसे लेना था वो उसने ले लिया था। उस समय वकील बार बार रोते हुए पागल हो गया, क्योंकि उसका एकमात्र बेटा मर गया था। रीना ने उस बेटे का बदला लिया था, जिससे उसका खुशमिजाज चेहरा पूरी तरह से तबाह हो गया। और उसने सुरेश की भी वही हालत की, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बहन का दूसरा अपराधी इंस्पेक्टर सुरेश है। और जो उसने किया था उससे अब सुरेश अपने पूरे जीवन में किसी भी औरत का जीवन नष्ट करने में असमर्थ था। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को यही सजा मिलना सही है ना? हाँ या नहीं, अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने रिश्तों के स्पर्श वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल सेट करें ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।